हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि हमने पॉलिटिकल चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा पॉलिटिकल का शीत युद्ध का दौर, ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था। आज मैं आपके लिए आपकी भारी मांग पे पार्ट 2 लेके आ गई हूँ। तो देखते हैं, एक नजर डाल लेते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं। तो देखिए, अवरोध से क्या अभिप्राय है ये जानेंगे, नाटो वार्ता संधियों के बारे में जानेंगे, महाशक्तियां जो है छोटे देशों को अपने गठबंधन में शामिल क्यों करती थी, ठीक है, ये जानेंगे हम इसके अंतर्गत। और फिर हम जो है 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने किन किन संधियों पर हस्ताक्षर किए थे, सोवियत संघ, ठीक है, और अमेरिका ने किन किन शक्तियों यानी किन किन संधियों पर हस्ताक्षर किए थे, ये जानेंगे हम। उसके बाद हम क्या जानने वाले हैं, हम शीत युद्ध के दायरे जानेंगे। जैसे कि आप जानते हो हर चीज का एक दायरा होता है, उसी प्रकार से शीत युद्ध का भी कोई दायरा था, वो जानेंगे हम। फिर हम जानेंगे क्या है ध्रुवता, यानी कि जो है ध्रुवता की चुनौतियां और गुटनिरपेक्षता, ठीक है, दो ध्रुवता जो थी, ठीक है, जैसे हम जानते हैं अमेरिका और सोवियत संघ विश्व में दो महाशक्तियां थी, है ना। तो ये जो है इनके सामने जब 9 स्वतंत्र देश यानी कि हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को 1947 को आजाद हुआ था, उसी प्रकार से जो श्रीलंका है 1948 को आजाद हुआ था, इसी प्रकार से विभिन्न देश जो आजाद हुए थे 9 स्वतंत्र थे, उन्होंने गुटनिरपेक्षता को अपनाया। तो ये एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि महाशक्तियों के सामने गुटनिरपेक्षता को अपनाना, है ना। तो यही थी, इस चुनौती को जानेंगे हम। फिर उसके बाद हम क्या जानने वाले हैं, ये है हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन को स्थापित करने वाले नेता, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से नेता थे। उसके बाद हम जानेंगे क्या हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन से भारत के लाभ, यानी मान लीजिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत ने अपनाया, भारत चाहता जब वो स्वतंत्र हुआ तो वो चाहता तो वो दोनों ही गुटों में से किसी एक गुट में शामिल हो जाता, या सोवियत संघ या अमेरिका के, परंतु वो उसमें शामिल नहीं हुआ। तो उससे उसको क्या लाभ था, गुटनिरपेक्षता से भारत को क्या लाभ था, ये जानेंगे हम। फिर उसके बाद क्या जानने वाले हैं हम, भारत के गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति की आलोचना जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई भी महान पुरुष हो, ठीक है, कुछ लोग उनके बारे में निंदा करते हैं तो कुछ लोग उनके बारे में अच्छा बोलते हैं, उसी प्रकार से गुटनिरपेक्षता के बारे में भी अच्छा बोलने वाले और बुरा बोलने वाले हमें आलोचक मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या जानने वाले हैं, अवरोध क्या होता है। आप पहले सोचिए कि अवरोध का मतलब क्या है, रोक, है ना। अवरोध का मतलब होता है कि युद्ध की स्थिति को रोक देना, जब दोनों ही पक्ष बहुत ज्यादा ताकतवर हो। अमेरिका जानते हैं, अमेरिका था और सोवियत संघ था, ये दोनों ही पक्ष बहुत ज्यादा ताकतवर थे, ये दोनों ही खतरे को मोड़ नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए अवरोध को इन्होंने अपनाया था। हम सभी जानते हैं इस चीज को, है ना, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे अगर युद्ध हुआ तो बहुत ही भयंकर होगा और उसका नुकसान दोनों को ही बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, तो इसे बोलते हैं अवरोध। अब हम क्या जानेंगे, नाटो क्या है। नाटो जो है अमेरिका का एक संगठन है। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना वॉशिंगटन डीसी में की गई थी, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी, है ना। उसके बाद इसकी स्थापना जब की गई थी, ठीक है, इसे क्या बोला था, इसका नाम जो है, इसका पूरा नाम है नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है पूरा का पूरा, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, हम सब जान गए हैं, 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसके 12 संस्थापक देश थे, इन 12 संस्थापक देशों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो देखिए हम एक बार देख लेते हैं कि वो 12 संस्थापक देश कौन से थे। तो देखिए इसमें हमारा फ्रांस था, बेल्जियम था, ठीक है, एक हमारा लग्जमबर्ग था, ब्रिटेन था, नीदरलैंड था, कनाडा था, डेनमार्क, ठीक है, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये हमारे टोटल 12 देश थे जिनके द्वारा किसकी, नाटो की स्थापना की गई थी। यह हमारे दिमाग में फिक्स हो गया है, आशा करती हूँ समझ आ रहा होगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। देखिए अब इसमें क्या है, सीटो सेंटो, देखो इसमें साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। अब इसमें हमारा ये है हमारा सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। और वार्सा जो है वो सोवियत संघ का एक संगठन है, इसकी स्थापना जो 1955 में की गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि जो अमेरिका के यानी जो हमारे नाटो में पूरे 12 देश हैं, इनका मुकाबला करना, ठीक है, किसका, वार्सा का उद्देश्य था। और एक बार इसके उद्देश्य को भी जान लेते हैं। इसका उद्देश्य ये था कि सभी जो देश में मिले सदस्य हैं वो मिलजुल कर रहे, एक दूसरे की मदद करे, क्या, मिलजुल कर रहे, एक दूसरे की मदद करे। अगर किसी एक पर भी हमला होता है तो क्या, उसे सब पर हमला मारे और मिलकर उसका मुकाबला करे। तो ये था हमारा। अब थोड़ा आगे जानते हैं और चीजों को देखते हैं।
तो देखिए हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं। हमने जैसे कि अवरोध कर लिया है, नाटो को जान लिया है, अब महाशक्तियों को जानेंगे। महाशक्तियां क्यों छोटे देशों को अपने में शामिल करना पसंद करती थी, ये जानेंगे। क्योंकि वो तो महाशक्तियां थी, वो तो युद्ध में खुद भी यानी स्वयं भी लड़ सकती थी, उन्हें किसी की आवश्यकता थी नहीं, परंतु वो छोटे देशों को शामिल करना पसंद क्यों करती थी, जरा हम भी जान ले, है ना। भू क्षेत्र, क्या भू क्षेत्र यानी भू क्षेत्रों के लिए, ठीक है। और महत्वपूर्ण संसाधन, क्या महत्वपूर्ण संसाधन, यानी ये महाशक्तियां जो है छोटे छोटे देशों को क्यों शामिल करना चाहती थी, एक तो उनके क्षेत्रों के लिए, है ना, दूसरा उनके पास जो महत्वपूर्ण संसाधन है उनके लिए, और सैनिक ठिकानों के लिए, किनके लिए, ठिकानों के लिए, ठीक है। इसके लिए महाशक्तियां क्या करती थी, इन्हें जो है अपने में शामिल करना पसंद करती थी, ठीक है। तो हमने समझ लिया भू क्षेत्र के लिए करती थी महाशक्तियां, है ना, और ये महत्वपूर्ण संसाधन जो थे उनके पास उसके लिए करती थी, और साथ में जो है सैनिक ठिकानों के लिए महाशक्तियां इन कार्यों को करती थी, यानी इन्हें शामिल करना पसंद करती थी। और छोटे देशों को इससे क्या लाभ था, वो क्यों शामिल होना चाहते थे, ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में पक्का। मैं बताती हूँ, क्योंकि उन्हें सुरक्षा का वादा मिल रहा था। अगर वो किसी एक में शामिल नहीं होंगे तो वो कहीं ना कहीं दबाव करके, शक्ति का उपयोग करके उन्हें अपने में क्या शामिल कर लेंगे, है ना, क्योंकि वो महाशक्तियां थी। तो इसीलिए सुरक्षा का वादा मिला, सैनिक संगठन मिले। देखो इन्हें भी जो है आर्थिक मदद मिल रही थी, क्या मिल रही थी, आर्थिक मदद मिल रही थी। आप बोलोगे मैम इन्हें आर्थिक मदद कैसे मिल रही थी, अब उनके संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनकी आर्थिक मदद नहीं हो रही है महाशक्तियों की, इसी के द्वारा वो छोटी महाशक्तियों की आर्थिक मदद कर देते थे, है ना। तो ये चीजें हैं इसके अंतर्गत। अब थोड़ा हम आगे, ये हमने सीख लिया, हमने जान लिया इसके बारे में क्या था। अब 1960 में दोनों महाशक्तियों ने किन किन संधियों पर हस्ताक्षर किए थे। अब ये जान लेते हैं कि महाशक्तियां जो है उन्होंने किन किन चीजों पर हस्ताक्षर किए थे, किन किन संधियों पर हस्ताक्षर किए थे, एक नजर इस पर डाल लेते हैं। तो देखिए इन्होंने सीटीबीटी, क्या सीटीबीटी, एनपीटी इन संधियों पर हस्ताक्षर किए थे। परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, ठीक है, क्या परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, इन पर हस्ताक्षर किए थे किन, दोनों महाशक्तियों ने, ठीक है। तो हमने समझ लिया। उसके बाद क्या है, हम आगे जानते हैं चीजों को। देखिए उसके बाद है हमारा, हमने ये जान लिया, अब हम जानेंगे शीत युद्ध के दायरे, क्या शीत युद्ध के दायरे। देखिए दोनों ही महाशक्तियां क्या थी, बहुत ज्यादा ही ताकतवर थी। आप मुझे ये बताइए कि आप कहीं पे भी आपका दोस्त है, ठीक है, आपकी उससे एक ही बार लड़ाई होती है, कई बार होती होगी, है ना। तो उसी प्रकार से ये दोनों ही महाशक्तियों में कई बार टकराव की स्थिति आई थी, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, ये कोरिया में, ठीक है, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया में, उत्तरी कोरिया का समर्थन जो है अमेरिका कर रहा है अब, ठीक है। दक्षिणी कोरिया का समर्थन कौन कर रहा है, सोवियत संघ कर रहा है, ठीक है। कब, 1950 से 1953, इसके बीच में युद्ध की स्थिति हुई थी, है ना। तो यानी आप देख रहे हो वहां पे एक चीज कि यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे सोवियत संघ है, ये दोनों अभी भी इनकी पटरी नहीं खा रही है ना, अभी भी ये जो है एक दूसरे के खिलाफ है ना। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसमें मध्यस्थता करवाई थी, किसमें, कोरिया में, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया की मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, है ना। तो आप ये देख सकते हो गुटनिरपेक्षता के अंतर्गत भी हम अंतरराष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, अपनी भागीदारी दे रहे हैं, है ना। गुटनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि गुटों से दूर रहना, है ना। आपको आशा करते समझ आ रहा होगा। तो ये था। उसके बाद जो है ये शीत युद्ध जो होता है, शीत युद्ध के अंदर क्या होता है, संघर्ष होता है, ठीक है, युद्ध भी होते हैं कुछ क्षेत्रों में, और कुछ क्षेत्रों में युद्ध की संभावना होती है, और इसके अंदर जो है रक्तपात की स्थिति भी होती है, यानी खून खराबा भी होता है, परंतु इतना अधिक नहीं होता है कि उसे हम तीसरे विश्व युद्ध की संज्ञा दे दें, है ना। जैसे कि अफगानिस्तान में हुआ था, कोरिया में हुआ था, है ना, इन जगहों पे, अफगानिस्तान कोरिया में हुआ, इन जगहों पे हुआ था, ठीक है। कांगो में भी हुआ था। अब कांगो में जब हुआ था, ठीक है, उस टाइम जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जो है इन्हें सुलझाने का प्रयास किया था,
ठीक है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री ने किया था यहाँ पे, कहाँ, कोरिया में किया था। उसी प्रकार से जो कांगो में है वो किसने किया था, अमेरिका के महासचिव ने किया था। ठीक है, अब थोड़ा जानते हैं आगे हम इन चीजों को। और अब देखिए हमारा हैगा ध्रुव ध्रुवीयता की चुनौती। क्या, ध्रुव ध्रुवीयता की चुनौती, यानी जो दो विश्व है, यानी जो विश्व है वो दो गुटों में बटा है, दो खेमों में बटा है, एक अमेरिका है, दूसरा सोवियत संघ है। तो उस टाइम क्या चुनौती थी गुटनिरपेक्षता को अपनाने की। हम सभी जानते हैं कि भारत कब आजाद हुआ था। भारत जो है 15 अगस्त की, कब, 15 अगस्त की मध्य रात्रि को आजाद हुआ था, है ना। भारत का 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को आजाद हुआ, 1947 में हुआ था, है ना। तो उस टाइम भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत जो है 200 वर्षों से, कितने, 200 वर्षों से अंग्रेजों का गुलाम था। भारत दोबारा से अपनी स्वतंत्रता को खो के फिर से किसी गुट में शामिल हो जाए और फिर से उसका गुलाम हो जाए, ये था। उसकी स्वतंत्रता को खतरा था, भारत की स्वतंत्रता को खतरा था। ये नहीं चाहते थे स्वतंत्रता सेनानी, क्योंकि उन्होंने अपने लहू को बिखेरा था, उन्होंने लड़ाई की थी, उन्होंने स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया था। उनके परिवार में कितने लोग मारे गए थे। स्वतंत्रता बहुत बड़ी चीज है जो कि हमें प्राप्त हुई है भारत के अंदर, हमें गर्व होना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से वो नहीं चाहते थे कि गलती से भी वो दोबारा गुलाम बने, क्योंकि वो 200 वर्षों से वो ब्रिटिश, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1618 में, ठीक है, उस टाइम क्या है, वो आई थी व्यापार के लिए। धीरे धीरे उसने पूरे अपनी जड़ों को फैलाया और भारत पे कब्जा कर लिया। बड़े मुश्किल से आजादी प्राप्त हुई थी, वो दोबारा नहीं चाहते कि गुलाम हो जाए। तो इसीलिए उस टाइम हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने गुटनिरपेक्षता की नींव रखी। उन्होंने बोला 1961 में कि हम गुटनिरपेक्षता को अपनाएंगे। उस टाइम उनका साथ किन किन देशों ने दिया था, हम एक बार ये जानेंगे। ठीक है, तो देखिए उस टाइम किस किसने दिया था, कौन कौन से देश के प्रधानमंत्री जो थे उसमें थे, तो वो हम जानेंगे। इसके अंदर जो है भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया, मिस्र, धावा, इंडोनेशिया, भारत। इन पांचों देशों के प्रधानमंत्री ने, ठीक है, क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। किसकी, गुटनिरपेक्षता की स्थापना की थी, गुटनिरपेक्षता की नींव रखी थी। और पहला सम्मेलन कब करवाया था, 1961 में करवाया था, बेलग्रेड में करवाया था। 25 देशों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद इसका जो है 14वां सम्मेलन 2006 में करवाया गया था। 116 देशों ने भाग लिया था, 15 पर्यवेक्षक थे इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमने जाना कि हमारी स्वतंत्रता कितना महत्व देती है। ठीक है, तो ये चुनौती थी कि भारत दोबारा से गुलाम बन जाए, किसी भी खेमे में शामिल हो जाए। अगर भारत किसी भी खेमे में शामिल होता तो दूसरी महाशक्ति क्या, गुस्सा होती, वो उसे नुकसान जरूर पहुंचाती। भले ही उन दोनों का युद्ध नहीं होता, परंतु दूसरे देशों को बहुत नुकसान होता। जैसे कि हमने देखा शीत युद्ध की स्थिति थी, है ना, खून खराबा हुआ, रक्तपात हुआ, परंतु उन दोनों महाशक्तियों का नहीं हुआ, दूसरे छोटे छोटे देशों का हुआ जो उनमें शामिल हो गए थे, उनको हानि हुई इससे, है ना। तो ये था इसके अंतर्गत चुनौती, सबसे बड़ी यही थी कि हम किसमें शामिल हो, तो उस टाइम इसे रखा गया था। उसके बाद क्या है, हमने संस्थापक नेताओं को जान लिया और हम जानेंगे कि भारत ने जो गुटनिरपेक्षता को अपनाया उससे क्या लाभ हुआ भारत को। भारत ने जब गुटनिरपेक्षता को अपनाया तो बहुत ही लाभ हुआ। भारत की स्वतंत्रता बच गई, जिसके लिए उन्होंने घमासान युद्ध किया था। उनके परिवार में कितने लोगों के बलिदान थे, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था, अपना रक्तपात दिया था भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। तो स्वतंत्रता बच गई, सबसे बड़ी बात, है ना। जब स्वतंत्रता बची तो उसके बाद भारत के पास क्या लाभ थे। भारत, अगर कोई महाशक्ति भारत के विरोध में आ जाती तो वो दूसरी महाशक्ति के पास जाके मदद मांग सकती थी और दूसरी महाशक्ति भारत की सहायता करने के लिए तत्पर रहती, है ना। ये था हमारे इसके अंतर्गत। हमने क्या समझा कि लाभ भारत को यही थे कि उसकी स्वतंत्रता बच गई, संप्रभुता बच गई, वो दोबारा गुलाम होने से बच गया भारत। तो ये थी
लाभ, ठीक है, ये लाभ थे। अब तो क्या हम स्वयं जानते हैं, हम स्वयं का उदाहरण ले सकते हैं। ऐसी कोई महाहस्ती नहीं है जिसके बारे में अच्छा और बुरा ना बोला गया हो। हम स्वयं का उदाहरण ले सकते हैं। हमारे अभिभावक, हमारे परिवार के सदस्य हमारे लिए बहुत अच्छा सोचते होंगे, हम उनके लिए उनके आंखों के तारे होंगे, परंतु दूसरे लोग हमारी निंदा करते होंगे। तो उसी प्रकार से गुटनिरपेक्षता की भी आलोचना की गई थी, है ना, क्योंकि उस टाइम दो महाशक्तियां थी, एक सोवियत संघ था, एक अमेरिका था। हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये थी, भारत जब आजाद हुआ तो भारत जो है अल्प विकसित देश था, पिछड़ा हुआ देश था, है ना, क्योंकि जो भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा गया जाता था, अंग्रेज जो है इस कंपनी उसे लूट कर चली गई थी। तो इसी प्रकार से तो भारत के सामने ये समस्या थी। तो उस टाइम क्या है कि गुटनिरपेक्षता की, भारत ने बोला कि हम गुटनिरपेक्षता को अपनाएंगे, सभी गुटों से दूर रहेंगे, किसी भी खेमे में नहीं जाएंगे, हमें अपनी स्वतंत्रता प्यारी है। तो इस टाइम जो है कुछ लोगों ने, कुछ आलोचकों ने ये बोला कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता है ना, गुटनिरपेक्षता की नींव वो है विधिहीन है, यानी विधिहीन है, वो उसमें कोई विधि ही नहीं है, ठीक है, वो विधिहीन है गुटनिरपेक्षता, ठीक है। और कुछ ने तो ये बोला कि भारत ने, जब इंदिरा गांधी जो हमारी प्रधानमंत्री थी 1971 में, कब 1971 में इंदिरा गांधी के टाइम में इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, 20 वर्षीय संधि की थी सोवियत संघ के साथ। 20 वर्षीय संधि की तो कुछ आलोचकों ने कहा कि भारत जो है गुटनिरपेक्षता का ढोंग रचा रहा है, वो सोवियत संघ के साथ है, और ये जो कर रहा है गुटनिरपेक्षता के पीठ पीछे, वो जो है वो गलत है, क्योंकि गुटनिरपेक्षता के अंतर्गत ये नहीं आता है। तो यही हमारा चैप्टर था मेरे प्यारे दोस्तों, ये खत्म हो गया। अब हम क्या इसके तीसरे पार्ट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिएगा। थैंक यू सो मच।